तो देखो भाई, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर आज हम बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो हमारी बॉडी में एटीपी प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो इसका ट्रांसपोर्ट और मॉलिक्यूल्स के कंपेयर में बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ये कह सकते हो कि अगर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है तो प्रॉपर अमाउंट में उस बंदे को, उस ऑर्गेनली को या ऑर्गन्स को आपका जो एनर्जी है वो नहीं मिलेगा। तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट किस टाइप से होता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट तीनों टाइप से होता है। कौन कौन सा? सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेड डिफ्यूजन और तीसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट तीनों टाइप से होता है, यह आपको ध्यान रखना है। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट आपका तीनों टाइप से होता है। सिंपल डिफ्यूजन से भी होता है, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन से रेयर होगा। सिंपल डिफ्यूजन से कैसा होगा? रेयर होगा, यह आपको ध्यान रखना है। मेनली जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है वो किससे होता है? आपका फैसिलिटेड डिफ्यूजन से मेनली। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मैंने बताया था आपको, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसके अंदर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट जो है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से उसका ध्यान रखना है। तो बाई चांस अगर पेपर में आता है कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता है, तो आप कहोगे सिंपल डिफ्यूजन से भी होता है बट रेयर होता है, रेयर, कभी कभार। दूसरा ये है कि फैसिड डिफ्यूजन जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में। और तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे बात करते हैं ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए जो ये फैसिड डिफ्यूजन मैंने बताया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स, इनका नाम क्या लिखा है मैंने बेटा? ग्लूट। ग्लूट, ग्लूट मींस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। ग्लूट मींस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन में और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज में। हमें मेन जो हमारा टॉपिक है वो किस बारे में बात करनी है? ग्लूट के बारे में बात करनी है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के बारे में हमने क्या करनी है? आपकी बात करनी है। देखो आगे, ग्लूट, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है। ग्लूट के अंदर ये बेटा आपको ध्यान रखने हैं 500 अमीनो एसिड का बना होता है। जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स है ये 500 अमीनो एसिड का आपका बना होता है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। इस 500 में से 7 अमीनो एसिड्स, 7 अमीनो एसिड जो हैं वो बड़े, क्या कह सकते हो, हाईली रिपीटेड है, बार बार वही रिपीट होते हैं, या एसेंशियल इसके अंदर जो मेनली जो रिस्पॉन्सिबल है अमीनो एसिड वो 7 है। कौन कौन से? TAPSVIN, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्जिन, फिनाइल एलेनिन, आइसोसीरीन, वैलिन, आइसोल्यूसिन और एल से बेटा ल्यूसिन। एल से ल्यूसिन, ये सारे आपको यहां पे ध्यान रखने हैं, ठीक है। थ्रियोनिन, एस्पार्जिन, प्रोलीन, सीरीन, वेलिन, आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन, दीज आर द अमीनो एसिड्स जो प्रेजेंट होते हैं आपके किसमें? इस ग्लूट के अंदर। एक बात और आपको याद रखनी है कि जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है
ये 12 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, 12 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये बात आपको यहां और याद रखनी है, 12 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स ऐसे प्रोटीन्स हैं जो, हाँ जी, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स ऐसे प्रोटीन्स हैं जो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने बताया ये लॉन्ग एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो 500 अमीनो एसिड्स की होती है, उसमें से 7 अमीनो एसिड ज्यादा जरूरी है, आप कह सकते हो रिपीट हो रहे हैं। वो 7 अमीनो एसिड कौन से हैं? तपस्वी एल, आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मतलब थ्रियोनिन, एस्पार्जिन, प्रोलिन, सीरीन, वेलिन, आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन, दीज आर द अमीनो एसिड जो हाईली रिपीटेड है इसके अंदर। और एक इंपोर्टेंट बात और है कि 12 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। अब ग्लूकोज जो ट्रांसपोर्टर्स है, जो ग्लूट है, वो कई सारे टाइप के होते हैं, जैसे ग्लूट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7, 6 नहीं है, ठीक है। तो हम एक एक करके आपको ये बताते हैं कि कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स कहां इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, मैं बात कर रहा हूं ग्लूट 1 की। ग्लूट 1 जो होगा आपको ऑल एनिमल सेल्स पे मिलेगा बेटा, ऑल एनिमल सेल्स पे मिलेगा। दूसरा ये है कि ये यूबिक्यूटिनस इन नेचर है, यूबिक्यूटिनस इन नेचर है, ये भी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको, यूबिक्यूटिनस इन नेचर है। तीसरी बात मैं इसका एक बात करता हूं कि इसकी जो केएम होगी, लो केएम होगी बेटा एंड हाई एफिनिटी, लो केएम एंड हाई एफिनिटी होगी। समझने के लिए सिंपल सी बात है, मैं अपने लैंग्वेज में समझाता हूं कि अगर इस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स की जो केएम वैल्यू है अगर वो लो है तो वो ग्लूकोज के साथ प्रॉपर अच्छे से बाइंड होता है, अच्छे ढंग से बाइंड होता है, बाइंड होगा, यस। अगर केएम वैल्यू कहीं हाई है तो फिर बाइंड नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान। रीजन बेटा आप कोई स्पीड हाई है तो कोई मॉलिक्यूल्स बाइंड हो रहा है, जाहिर सी बात बाइंड होगा ही नहीं, ठीक है। तो आप कहोगे लो केएम वैल्यू एंड हाई एफिनिटी इसके अंदर पाई जाती है। हाँ, दूसरी बात यह है कि ये इरेथ्रोसाइट्स पे प्रेजेंट होता है, इरेथ्रोसाइट से मतलब आप कह सकते हो आरबीसी पर ये प्रेजेंट होता है। तीसरा पॉइंट आप क्या कहोगे, जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स 1 है ये आपका अप रेगुलेट होता है इन कैंसर सेल, मतलब अपना जो काम है इसका ग्लूकोज को अंदर लाना उससे भी ज्यादा काम करेगा ये, किस केस में? कैंसरस जो सेल्स होती है वहां पर ये अप रेगुलेट हो जाता है। ये पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आपका ये और भी एक पॉइंट इसमें याद रखना है, जो ब्लड वगैरह है ना, वहां पर ये प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर भी ये आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात और कह सकते हो इसमें कि ये फीटल टिश्यू में प्रेजेंट होता है, फीटल टिश्यू, जो चाइल्ड डेवलप हो रहा है मदर के बॉम में, है ना, यूटेरस में, उसको ग्लूकोज चाहिए, उसको अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए, अपने को डिवाइड होने के लिए, अपने ग्रोथ के लिए। तो उस केस में ग्लूट 1 जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारी बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है, किसके बारे में? ग्लूट 1 के बारे में। आगे देखिए, नेक्स्ट है बेटा ग्लूट 2। ग्लूट 2 का सबसे जो अच्छा नेचर है वो ये है कि ये बाई डायरेक्शनल इन नेचर होता है, बाई डायरेक्शनल इन नेचर। बाई डायरेक्शनल इन नेचर होता है, मींस जो ग्लूट 1 था वो सिर्फ ग्लूकोज को अंदर ला रहा था, बट ग्लूट 2 जो है वो ग्लूकोज को अंदर भी ला सकता है और ग्लूकोज को बाहर भी कर सकता है, दोनों एक्टिविटी इसके अंदर पाई जाती है। दूसरा केस क्या है इसका, हाई केएम वैल्यू होगी इसकी, हाई केएम वैल्यू होगी एंड लो एफिनिटी होगी इसकी, हाई केएम वैल्यू होगी एंड लो एफिनिटी होगी।
ये भी आपको बात यहां पे याद रखनी है, ये उल्टा है पहले वाले का, मीन स्पीड हाई होगी इसकी, तो ग्लूकोज जो है वो उसके साथ ये प्रॉपर ढंग से बाइंड नहीं होगा। नेक्स्ट बात ध्यान रखें इसकी हम, तो इंटेस्टाइन, किडनी, यहां पर ये आपका एक्सप्रेस करता है, इंटेस्टाइन किडनी यहां पर ये आपका एक्सप्रेस करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये GLUT2 हो गया। फिर देखिए अब GLUT3। GLUT3 की जब बात करते हैं तो ये सबसे इंपोर्टेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स है जो यूज किया जाता है न्यूरॉन्स में। तो न्यूरॉन्स के लिए आप कहोगे ये न्यूरॉन्स के ऊपर जो है ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर सबसे ज्यादा पाया जाता है। मतलब न्यूरॉन्स को जो एनर्जी चाहिए वो कौन प्रोवाइड कराता है एज ए ग्लूकोज की फॉर्म में? न्यूरॉन्स, ये GLUT3 जो है प्रोवाइड कराता है। दूसरी बात करें इसकी हम, ये ग्लूकोज के मूवमेंट में हेल्प करता है, ग्लूकोज मूवमेंट में हेल्प करता है, मीन्स या ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ये कह दीजिए आप, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर सकता है। तीसरा ये कहते हैं ये एक्सप्रेस करता है ऑन प्लेसेंटा, एक्सप्रेस ऑन प्लेसेंटा, ये भी इंपोर्टेंट याद रखना है आपको। प्लेसेंटा जो होता है मदर और चाइल्ड के बीच में जो कनेक्शन है उस पे ये इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, वहां एक्सप्रेस करता है। तो आप ये कह दोगे सीधा सीधा कि हेल्प करता है क्या मूवमेंट उसमें, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में, ग्लूकोज को चलाने के लिए ये इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट बात हम क्या कहेंगे इसके बारे में, ये इसकी क्या है, लो Km वैल्यू है एंड हाई एफिनिटी है, लो Km वैल्यू है एंड हाई एफिनिटी है, ये पहले जैसा हो गया। फोर्थ बात या फिफ्थ बात हम क्या कहेंगे, जो स्पर्म है एंड ब्रेन, वहां पर भी ये एक्सप्रेस करता है। अब स्पर्म की बात करें तो बेटा स्पर्म की मूवमेंट के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी प्रोवाइड कौन कराएगा, ग्लूकोज जो है आपको स्पर्म को मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये GLUT3 के बारे में बात होगी। अब देखिए GLUT4 के बारे में बात करते हैं। GLUT4 के बारे में बात करते हैं। जो GLUT4 है ये सबसे बड़ा ध्यान रखना इंसुलिन डिपेंडेंट है। कैसा है ये, इंसुलिन डिपेंडेंट है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा पेपर में, ये बताइए कौन सा इंसुलिन डिपेंडेंट है, कौन सा बाइडायरेक्शनल है, कौन सा प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, कौन सा न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है, ये सब क्वेश्चन वहां पूछे जाएंगे आप। तो GLUT4 जो है वो क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट है। नेक्स्ट बात क्या है कि ये इंट्रासेलुलर है। क्या है ये, इंट्रासेलुलर। अब तक जो मैंने बात की थी 1, 2, 3 की, वो सभी के सभी क्या थे, वो आपके बाहर थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे थे, लेकिन ये सेल के अंदर पाया जाता है, इंट्रासेलुलर है। क्या है ये, इंट्रासेलुलर है। थर्ड बात इसमें क्या हो गई बेटा, किडनी, इंटेस्टाइन, किडनी, इंटेस्टाइन, यहां पर ये आपको मिलेगा कि यहां पर आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, उससे पहले आप ये समझिए बस कि जो GLUT4 है ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, दूसरा इंट्रासेलुलर है, सेल के अंदर पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ऐसा कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है जो कि इंट्रासेलुलर है, तो आप कहोगे GLUT4 जो है वो क्या है, इंट्रासेलुलर है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और साथ साथ ये कह सकते हो किडनी, इंटेस्टाइन, लीवर, हार्ट, है ना, यहां पर भी ये प्रेजेंट होता है। आगे देखिए GLUT5 की बात करें तो जितने भी मैंने समझाए थे आपको, GLUT1, 2, 3, 4 सभी ग्लूकोज के लिए रिस्पॉन्सिबल था। यस, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपका फ्रुक्टोज के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये फ्रुक्टोज को ट्रांसपोर्ट करवाएगा, ग्लूकोज को नहीं करवाएगा ये। दूसरा इसमें और बात याद रखनी है, ये भी बेटा इंट्रासेलुलर ही होता है। हाँ, ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका इंट्रासेलुलर ही होता है, ये आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है।
और इंट्रासेलुलर कह दो, मे बी एक्स्ट्रा सेलुलर भी कह सकते हो। और ये मेन इंपोर्टेंट आपका जो इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन पे, इंटेस्टाइन कौन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन पे ये आपको एक्सप्रेस करेगा। एक पॉइंट और इसके बारे में जो है कि इसकी शेप अलग होती है, शेप डिफरेंट होती है सभी ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट से। मतलब आप ये कह सकते हो जो पॉलीपेप्टाइड चेन मैंने बताई थी 500 अमीनो एसिड की, मैं वही कह रहा हूं बेटा कि यहां पर जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की बात हो रही थी तो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, बट ये जो GLUT5 है ये फ्रुक्टोज को ट्रांसपोर्ट करता है। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में जो है चेंजेस इसके में आएगा, ठीक है। और एक और आप ध्यान दीजिए, लास्ट GLUT7, जब GLUT7 की बात करता हूं तो जब इसको पढ़ोगे आप तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इंटेस्टाइन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मोस्टली लीवर पे भी मिल सकता है और किडनी पे भी मिलेगा आपको, है ना। और ये मेनली इंट्रासेलुलर ही होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया इंट्रासेलुलर कौन कौन से होते हैं, तो आप कहोगे 4 और 7। 5 का डाउट में है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, इंट्रासेलुलर दोनों हो सकता है, लेकिन 4 और 7 बोथ आर इंट्रासेलुलर। और 4 तो है ही है, 4 को तो आपको ध्यान रखना है, 4 तो इंट्रासेलुलर है ही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के बारे में आपको बताया है सारे कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 7। अब मैं बात करता हूं GLUT4 की, कि कैसे आपका इंसुलिन डिपेंडेंट है। GLUT4 कैसे आपका इंसुलिन डिपेंडेंट है, देखिए बच्चों ये क्या है, ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर प्रेजेंट है, उसका रिसेप्टर का नाम है बेटा इंसुलिन रिसेप्टर। क्या नाम है, इंसुलिन रिसेप्टर। ये इंसुलिन रिसेप्टर है। जो इंसुलिन रिसेप्टर है ये 2 यूनिट से बना है, अल्फा यूनिट और बीटा यूनिट। अल्फा और बीटा आपस में, ये अल्फा यूनिट है, ये बीटा यूनिट है, अल्फा और बीटा आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच है। किस बॉन्ड से अटैच है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच है, ध्यान रखना आप। तो जो इंसुलिन बाइंड होता है वो किससे बाइंड होगा, वो आपका अल्फा यूनिट से बाइंड होगा। किससे बाइंड होगा, अल्फा यूनिट से बाइंड होगा। क्या, इंसुलिन। इंसुलिन आपके किससे बाइंड होगा, अल्फा यूनिट से बाइंड होगा, ध्यान रखना। जैसे ही इंसुलिन अल्फा यूनिट से बाइंड होता है, ऐसे ही अल्फा के अंदर क्या आती है, चेंजेस आते हैं। अल्फा के अंदर मॉडिफिकेशन होगी, और जैसे ही अल्फा के अंदर मॉडिफिकेशन होती है, बीटा के अंदर भी मॉडिफिकेशन होती है। क्योंकि इंसुलिन बाइंड हुआ है अल्फा से, अल्फा के अंदर चेंज आया तो बीटा के अंदर भी चेंज आएगा। जब बीटा के अंदर चेंज आएगा तो ये क्या है, ये ओपन हो जाती है। ऐसे कैसे ओपन हो जाएगी, देखिए ये ऐसे ओपन हो जाती है, ऐसे ऐसे। जैसे ये ओपन होती है, ऐसे ओपन होती है, ऐसे ही इसमें से टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी, टायरोसिन काइनेज, टायरोसिन काइनेज, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी ये शो करते हैं। और टायरोसिन काइनेज का काम क्या है, टायरोसिन रेजिड्यू पर फॉस्फोराइलेट करना, टायरोसिन रेजिड्यू पर फॉस्फोराइलेट करना। तो ये वाला जो टायरोसिन है, ये वाला, ये इसके टायरोसिन पर क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेट। और ये वाला टायरोसिन जो है यहां पे आपको क्या कर, इसको कर देगा टायरोसिन रेजिड्यू पर फॉस्फोराइलेट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन, ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन, ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब देखिए जब ये बीटा यूनिट इस रिसेप्टर की फॉस्फोराइलेट हो जाती है, उसके बाद
साइटोप्लाज्म में एक मॉलिक्यूल्स वेट करता है, उसका नाम है IRS1, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1। ये इसका वेट करता है। जैसे ये फॉस्फोराइलेट हुआ ऐसे ही ये ऊपर जाके बाइंड हो जाएगा। IRS जो है ये ऊपर जाके फॉस्फेट ग्रुप के साथ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा बीटा यूनिट के साथ। अब जो टायरोसिन काइनेज रेजिड्यू है, टायरोसिन काइनेज जो एंजाइम है वो इस IRS1 को भी टायरोसिन रेजिड्यू पर क्या कर देगा बेटा, फॉस्फोराइलेट कर देगा। इंटरनल फॉस्फोराइलेशन होगा, ये ध्यान रखना, इंटरनल फॉस्फोराइलेशन होगा, ध्यान रखना। इसको हम बोलेंगे हेट्रोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन, हेट्रोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन, हेट्रोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन, ध्यान रखना। ये IRS1 इस बीटा यूनिट्स के साथ तभी अटैच होगा जब बीटा यूनिट फॉस्फोराइलेट हो जाएगी टायरोसिन काइनेज एंजाइम से। और जब टायरोसिन काइनेज एंजाइम से ये बीटा यूनिट फॉस्फोराइलेट हो चुकी तो IRS1 यहां से ऊपर जाएगा और इसके साथ बाइंड हो जाएगा, अटैच होके, और टायरोसिन काइनेज रेजिड्यू एंजाइम इसको फिर फॉस्फोराइलेट कर देगा। जैसे ही IRS1 फॉस्फोराइलेट हुआ, नहीं बेटा, ये टायरोसिन काइनेज जो एंजाइम है ये टायरोसिन पर इसको फॉस्फोराइलेट कर देगा। ये टायरोसिन इंटरनल है, इसलिए मैंने बोला है इंटरनल फॉस्फोराइलेशन होता है। अब ये जो IRS1 है यहां पर स्पेशल टाइप की बाइंडिंग साइट जो है वो क्रिएट होती है। ये स्पेशल टाइप की बाइंडिंग साइट जो है यहां पर क्रिएट हुई है। इस स्पेशल टाइप की बाइंडिंग साइट पर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है PI3 काइनेज। ये एंजाइम आके यहां बाइंड हो जाता है, ये एंजाइम आके यहां बाइंड हो जाता है। कौन सा? PI3 काइनेज, फॉस्फोटाइडल एनस्टॉल 3 काइनेज। ये एंजाइम यहां पे आके बाइंड हो जाता है। इस एंजाइम का काम क्या है? इस एंजाइम का काम है PIP2 पर फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करना। PIP2 पर फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करना, ये इस एंजाइम का काम है। ये एंजाइम क्या करेगा? इस PIP2 पर एक फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करवा देगा। जब PIP2 पर एक फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? PIP3 में। PIP3 में एक फॉस्फेट ग्रुप दूसरे किसी PIP2 पर करवा दिया तो एक और मान लीजिए PIP3, एक इसमें करवा, एक ये, दो PIP3 यहां बन जाते हैं। इट मींस इस PI3 काइनेज ने 2 बार फॉस्फेट ग्रुप जो है इस PIP2 पर ट्रांसफर करवा दिया। इस पे करवाया एक बार दूसरे PIP2 पर करवाया। तो ये PIP3 और ये PIP3 है। अब ये वाला PIP3 क्या करेगा? रिक्रूट करेगा बेटा किसको? PDK1 को, फॉस्फोडाइस्ट्रेज काइनेज को, है ना, PDK1 को ये रिक्रूट करेगा। और जो ये वाला है PIP3 ये रिक्रूट करेगा किसको? PKB को, PKB को, प्रोटीन काइनेज बी, और साथ साथ किसको? AKT को, इनको रिक्रूट करेगा। AKT, ध्यान रखना। अब जो ये PIP3 है, PIP3 ध्यान से देखो, ये PIP3 इस PDK1 को टायरोसिन रेजिड्यू पर क्या कर देता है? फॉस्फोराइलेट करता है। किस पर करता है? टायरोसिन पर। टायरोसिन रेजिड्यू पर क्या कर देगा? ये इसको फॉस्फोराइलेट कर देगा। ये टायरोसिन रेजिड्यू पर फॉस्फोराइलेट हो गया। कौन? PDK1। लेकिन ये वाला PIP3 इन PKB और AKT को टायरोसिन रेजिड्यू पर फॉस्फोराइलेट नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों सीरीन और थ्रियोनिन पे होते हैं, सीरीन और थ्रियोनिन पे होते हैं, इसलिए ये वाला PIP3 इनको वो फॉस्फोराइलेट नहीं कर सकता। तो लेकिन ये जो PDK1 है इसके पास एक्टिविटी होती है कि ये इनको सीरीन और थ्रियोनिन पे कर सकता है, सीरीन और थ्रियोनिन पे कर सकता है। ये बात आपको यहां पर अच्छे से याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन जो है इसमें से पूछ ले जाता है, कई बार। तो ये PIP3 जो है इस PDK1 को किस पे कर दिया? टायरोसिन रेजिड्यू पर फॉस्फोराइलेट कर दिया। अब ये PDK1 इस PKB को थ्रियोनिन पर क्या करेगा? आपका फॉस्फोराइलेट करेगा। किस पर करेगा? थ्रियोनिन पे। और साथ साथ एक कॉम्प्लेक्स होता है दूसरा, उसका नाम है mTOR कॉम्प्लेक्स 2।
एम्प्टोर कॉम्प्लेक्स 2। ये करेगा इसको किस पे बेटा? सीरीन पे, सीरीन पे। इट मींस पीकेबी 2 बार फॉस्फोराइट हुआ, एक बार पीडीके1 से और एक बार एम्प्टोर कॉम्प्लेक्स 2 से। जैसे ये फॉस्फोराइलेट होता है 2 बार, ये यहां से रिमूव होके कहा जाएगा? साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। और 2 बार फॉस्फोराइलेट ये हो चुका है, एक बार इस पीडीके1 से, एक बार एम्प्टोर कॉम्प्लेक्स 2 से। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब ये पीकेबी जब 2 बार फॉस्फोराइलेट हो चुका और साइटोप्लाज्म में आ जाता है, तो यहां पे देखिए एक प्रोटीन होता है AS160। ये बैंड होता है किसके साथ? रैप प्रोटीन के साथ। ये बैंड होता है रैप प्रोटीन के साथ। और AS160 इस रैप प्रोटीन को नेगेटिवली रेगुलेट करता है, नेगेटिव रेगुलेट करता है। अगर ये इसके साथ बैंड है तो रैप प्रोटीन इनएक्टिव, अगर ये इसके साथ बैंड नहीं है तो एक्टिव। तो ये पीकेबी क्या करेगा? इस AS160 को फॉस्फोराइलेट कर देगा, अपने दोनों फॉस्फेट ग्रुप इस पर ट्रांसफर कर देगा। जैसे ही इसने इस पे फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करे, ये इससे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, सेपरेट। क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। कौन? रैप प्रोटीन। जैसे ये सेपरेट हुआ, ऐसे ही इसके अंदर कौन सी एक्टिविटी शो होगी? जीटीपीएच एक्टिविटी शो होगी। जीटीपीएच एक्टिविटी इसके अंदर शो होगी, ध्यान रखना। जीटीपीएच एक्टिविटी तभी होगी शो जब इससे अलग हो जाएगा। नहीं, एक्टिव नहीं होगा। यहां पर कौन था बेटा आपका? यहां पर GLUT4 है, जो कि मैंने पहले कहा इंट्रासेलुलर है। क्या है? इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर है। अब ये रैप प्रोटीन इस GLUT4 को, रैप प्रोटीन इस GLUT4 के साथ बाइंड होगा और इसको लेके कहां जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके इसको इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या करवा देगा? इस GLUT4 को इंसर्ट करवा देगा, GLUT4 को। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब GLUT4 इंसर्ट हुआ तो फिर ये ग्लूकोज को अंदर लाने में हेल्प करेगा। ग्लूकोज फिर आपका क्या होगा? अंदर आएगा। उससे पहले क्या है कि जो GLUT4 है ये क्या है? इसके ऊपर बेटा वीस लेयर होता है, वेसिकल्स लेयर। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके ऊपर क्या होगा आपका? टीस लेयर, टारगेट्स लेयर। तो वीस लेयर और टीस लेयर, वीस लेयर और टीस लेयर, ये दोनों आपस में ऐसे, वी मतलब वेसिकल वाला नीचे वाला और टी मतलब टारगेट वाला प्लाज्मा, ये आपस में ऐसे बाइंड होंगे, एक दूसरे को ये डॉक करके खींचेंगे और धीरे धीरे जो आपका GLUT4 है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जाएगा? आपका इंसर्ट हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। और फिर ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। ये पाथवे है जो ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 यहां से यहां पे गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ये किस पे डिपेंडेंट है? आपका इंसुलिन पे। अगर इंसुलिन नहीं होता तो वो अल्फा यूनिट से बाइंड नहीं होता, बीटा के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं होती और बीटा ओपन नहीं होता और टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी शो नहीं होती। शो नहीं होती तो ये सारी चीजें आगे की स्टार्ट नहीं होती। समझ गए बात को? अगर इस पाथवे को आपको ब्लॉक करना है, इस पाथवे को आपको रोकना है, तो आप 2-3 चीजें इसमें कर सकते हो। पहला, जो इस PIP3 ने इस टायरोसिन रेजिड्यू पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया है, अगर यहां पे हम टायरोसिन फॉस्फेटेज एंजाइम हम यूज करें, टायरोसिन फॉस्फेटेज एंजाइम हम यूज कर दें, तो वो फॉस्फेट ग्रुप को यहां से रिमूव कर देगा। जब रिमूव कर दिया, इसके पास फॉस्फेट ग्रुप अब नहीं रहेगा। जब फॉस्फेट ग्रुप नहीं रहेगा तो ये इस पीकेबी को फॉस्फेट ग्रुप नहीं दे सकता और पीकेबी आपका क्या रहेगा? इनएक्टिव रहेगा। दूसरा एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम बेटा P10 एंजाइम। P10 एंजाइम, ये P10 एंजाइम क्या करता है? जो इस PI3 काइनेज ने इस PIP2 पर फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करवाया था और ये PIP3 बना था, ये क्या करेगा? इस PIP3 पर से जो फॉस्फेट ग्रुप है इसको रिमूव करवा देगा, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करवा देगा। तो क्या बन जाएगा? दोबारा से PIP2 बन जाएगा। तो P10 का काम क्या है? इस PIP3 से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करना। वो क्या बन जाएगा? आपका PIP2 बन जाएगा।
जब वो PiP2 बन जाएगा तो आप कह सकते हो कि PiP2 के पास पावर नहीं होती कि वो इनको रिक्रूट करे, PDK1 को, PKT को या PKB। जब यही नहीं आएंगे तो आगे की कहानी जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। तो ये पाथवे जो है यहाँ पर आपका ब्लॉक हो जाता है। किसी को कोई डाउट हो तो एक बार पूछो भाई, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो एक बार। ये क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक था वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स आपको याद रखना है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7। और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स कौन सा इंसुलिन डिपेंडेंट है, कौन सा बाइडायरेक्शनल है, कौन सा न्यूरॉन्स पे है, कौन सा प्लेसेंटा पे है, कौन सा अपरेगुलेट होता है, कौन से की हाई केम वैल्यू है, लो केम वैल्यू है, ये सारा आपको ध्यान रखना है। इसमें से क्वेश्चन कई बार आ जाता है। या सिंपल आप ये कह सकते हो कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के अंदर कौन कौन से ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है, तो आप सिंपल डिफ्यूजन भी कहोगे लेकिन रेयर कहोगे, फैसिलिटी डिफ्यूजन कहोगे, कॉमन है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो ये सारा लेक्चर जो है आज का है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ओके भाई।